Good morning and welcome you all. In today's class, we are going to continue with cash book. Starting today's class with illustration 5, right? Illustration 1, 2, 3 हो चुका है. Illustration 4 petty cash book का है, जो कि अपने illustration 5 को solve करने के बाद करेंगे. अभी सबसे पहले illustration 5. Illustration 5 में करना क्या है? Enter the following transaction in cash book with discount and bank columns. With discount and bank columns. यानी ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाना है, 3 कॉलम कैश बुक विथ कैश, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम. चेक्स आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसीट्स. यानी जब भी कोई पार्टी से चेक रिसीव होता है तो उसको पहले कैश बॉक्स में रखते हैं. देन जब बहुत सारे पार्टी से चेक रिसीव हो जाता है तो एक साथ सारे चेक को अपने बैंक में जाकर डिपॉजिट करते हैं. तो जब भी किसी पार्टी से चेक रिसीव होगा, सबसे पहले इसको कैश कॉलम में एंटर करेंगे एंड देन फिर उन चेक्स को अपने जब बैंक में डिपॉजिट करेंगे देन उसके लिए एक कॉन्ट्रा एंट्री पास करेंगे. राइट? यस. सेम इलस्ट्रेशन 3, सेम एज इलस्ट्रेशन 3. ठीक है, सेम एज इलस्ट्रेशन 3. रेडी? सो Yes. फॉर्मेट ड्रॉ करो. टू वीक करके कर रहे हैं. मंथ ऑफ मार्च का अपने को क्या, मंथ ऑफ मार्च 2022 का कैश बुक प्रिपेयर करना है. सो 2022 मार्च 1 ओपनिंग डेट, कैश इन हैंड 15,000. कैश इन हैंड 15,000. This is opening balance of cash in hand. On the debit side, to balance P by D, cash column में 15,000. Next, overdraft in bank. Overdraft in bank means what? बैंक में पॉजिटिव बैलेंस है या नेगेटिव बैलेंस है? बताओ फटाफट. Negative. नेगेटिव Negative. बैलेंस है. सो नेगेटिव बैलेंस, इट्स अ डेबिट बैलेंस और अ क्रेडिट बैलेंस. Credit. क्रेडिट. क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस बी बाई डी. बिकॉज जब बैंक में पॉजिटिव बैलेंस होता है, बैंक इज एन एसेट, इट इज हैविंग अ डेबिट बैलेंस. जब बैंक में नेगेटिव बैलेंस होता है, यानी पेमेंट्स हैव एक्सीडेड द अमाउंट इन द बैंक अकाउंट, so bank account has a negative balance, which is a liability, which is a liability for the business entity, and all the liabilities account have a credit balance. So on the credit side we write by balance P by D, in the bank column 500. लिखो. To balance B by D in the cash column 15,000.
Then on the credit side, buy balance B by D. In the bank column, 500. Next, cash sales. Cash sales. Debit side, two sales, cash column, 3000. March 3, paid to Sushil Brothers by check, 3400. Discount received 100. Payment है on the credit side by Sushil Brothers, बैंक कॉलम में 3400, डिस्काउंट कॉलम में 100. मार्च 5, सेल्स थ्रू क्रेडिट कार्ड, यानी कस्टमर ने अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके गुड्स खरीदा है, बिजनेस ने गुड्स बेचा है, कस्टमर का क्रेडिट, और पेमेंट कैसे रिसीव किया, कस्टमर का क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके। तो ये जो 2800 रुपया रिसीव किया है, इसका रुपया कहाँ पर आया, कैश बॉक्स में या बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में। बिकॉज कस्टमर को जो हमने सेल किया, उससे पेमेंट हमने उसके क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करके लिया, तो इसका रुपया सीधा बिजनेस एंटिटी के बैंक अकाउंट में आया। सो कैश बुक के डेबिट साइड में टू सेल्स, बैंक कॉलम में 2800। मार्च 5। बैंक कॉलम में 2800। देन मार्च 6 रिसीव्ड a check from Srijan, 6200। बताओ इसके लिए क्या एंट्री पास होगा, श्रीजन सृजन टू से। कैश। वेरी नाइस, श्रीजन टू कैश, नो। सर बट कैश पहले जो चेक आएगा उसको कैश में डालेंगे ना। रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड, टू सृजन। उल्टा बोल दी बेटा। हम्म, कैश अकाउंट डेबिट टू श्रीजन ना, चेक रिसीव किया है, चेक रिसीव हाँ। करके कैश बॉक्स में रख दिया, तो कैश असेट इंक्रीज डेबिट, श्रीजन is the giver, credit, to entry is cash account debit to Srijan account। जब भी किसी पार्टी से चेक रिसीव होता है, उसको सबसे पहले कैश बॉक्स में रखते हैं, यानी उसको एक कैश की तरह ट्रीट करते हैं। फिर जब और पार्टी से चेक मिल जाते हैं, तो सारे चेक को अपने एक साथ बैंक में डिपॉजिट करते हैं। इन दैट केस वी पास कॉन्ट्रा एंट्री। क्लियर। तो अभी सबसे पहले जब चेक रिसीव हुआ है, ये चेक को बिजनेस एंटिटी ने अपने कैश बॉक्स में रख दिया, सो इट इज ट्रीटेड एज कैश रिसीट्स। कैश रिसीव हुआ है तो कैश अकाउंट डेबिट, हु इज द गिवर, श्रीजन,
तो स्टीजन अकाउंट क्रेडिट। सो कैश बुक के डेबिट साइड में टू स्टीजन अकाउंट, इन द कैश कॉलम 6200। अच्छा मेरे को बताओ स्टीजन कौन था, जो स्टीजन से मेरे को चेक, बिजनेस एंटिटी को चेक रिसीव हुआ? डेटर था या क्रेडिटर था? डेटर। डेटर। हु इज अ डेटर? कस्टमर, जिसको क्रेडिट सेल हुआ था तो उसे रुपया रिसीव करना बाकी है, तो डेटर एसेट। सो स्टीजन वाज अ डेटर जिससे बिजनेस एंटिटी को 6200 का चेक रिसीव हुआ है। तो एंट्री इज कैश बुक के डेबिट साइड में टू स्टीजन अकाउंट, इन द कैश कॉलम 6200। तो स्टीजन वाज अ डेटर जिससे चेक रिसीव हुआ है। डेट क्या दोगे? 6 मार्च। कैश कॉलम में 6200। अभी ये चेक कहाँ रखा हुआ है, कैश बॉक्स में या बैंक में? कैश बॉक्स। कैश बॉक्स में रखा हुआ है। नेक्स्ट, March 7 को क्या हुआ? एंडोर्स्ड श्रीजन्स अ चेक इन फेवर ऑफ आदित्य। यानी बिजनेस एंटिटी ने आदित्य को श्रीजन का चेक दे दिया। श्रीजन का चेक आदित्य को एंडोर्स कर दिया, आदित्य के नाम कर दिया, आदित्य को चेक दे दिया। यानी बिजनेस एंटिटी ने आदित्य को पेमेंट किया है श्रीजन का चेक देकर। बिजनेस एंटिटी ने आदित्य को पेमेंट किया है श्रीजन का चेक देकर। तो बिजनेस एंटिटी ने क्या किया, अपने कैश बॉक्स में से 6200 का चेक जो उसको श्रीजन से मिला था, कैश बॉक्स में से वो चेक को निकालकर बिजनेस एंटिटी ने आदित्य के नाम वो चेक को एंडोर्स करके आदित्य को पेमेंट कर दिया। तो कैश बॉक्स में से वो चेक निकाला, कैश असेट कैश डिक्रीज अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिट। कैश असेट डिक्रीज क्रेडिट, हु इज द रिसीवर? आदित्य। डेबिट द रिसीवर। बाय आदित्य आदित्य। अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6200। So on the credit side, 7 March 2022, by Adit account 6200। अब ये चेक किसके पास है? हु इज हैविंग दिस 6200 का आदित्य। चेक? आदित्य के पास है। यानी बिजनेस एंटिटी के कैश बॉक्स में से ये चेक निकल गया है, नहीं है बिजनेस एंटिटी के पास अब ये चेक नहीं है। किसके पास है? आदित्य के पास है। देन डिपॉजिट इनटू बैंक 6200, यानी बिजनेस एंटिटी ने अपने कैश बॉक्स में से 6800 कैश निकालकर बैंक में डिपॉजिट कर दिया। एंट्री बता दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इसका कॉन्ट्रा एंट्री कैश बुक्स में 9 मार्च 2022। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, डेबिट साइड में टू कैश, बैंक कॉलम 6800। लेजर फोलियो के कॉलम में यू विल राइट सी। एंड देन ऑन द क्रेडिट साइड, बाय बैंक अकाउंट in the cash column 6800।
क्लियर है? नेक्स्ट, received a check from Aviral and deposited the same into bank by allowing him discount of ₹50। यानी अविरल से चेक रिसीव हुआ है, तो ये चेक बिजनेस एंटिटी ने क्या किया, अपने कैश बॉक्स में रख लिया या उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया? बताओ। अविरल से डिपॉजिट। बैंक में डिपॉजिट कर दिया, यानी अभी ये चेक कहाँ पर है? बिजनेस के बैंक अकाउंट में है या कैश बॉक्स में है? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में है। तो बैंक एसेट इंक्रीज डेबिट है ना। तो 3,600 का चेक बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हुआ, अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ ₹50। सो ये डिस्काउंट अलाउड है या डिस्काउंट रिसीव्ड है? अलाउड। डिस्काउंट अलाउड ही है, ये एक्सपेंस है। बिकॉज जब अपने चेक रिसीव करते हैं, पेमेंट रिसीव करते हैं कैश में या चेक में, देन बिजनेस एंटिटी अलाउज डिस्काउंट। चेक रिसीव तो अलाउ डिस्काउंट, कैश पेड तो डिस्काउंट रिसीव्ड। ओके, so this is discount allowed. So on the debit side of cash book, date is 10 March 2022 to Aviral account. Discount column 50, bank column 3,600. Next, Adit informed that Srijan's check is dishonored. आगे मत पढ़ो अभी, पहले इसको डिस्कस करते हैं। Adit informed that Srijan's check is dishonored. आदित्य और सृजन के साथ बिजनेस का इससे पहले, ये डेट से पहले, ठीक 12 मार्च से पहले क्या ट्रांजैक्शन हुआ था? बिजनेस एंटिटी को सृजन से 6,200 का चेक रिसीव हुआ था। सृजन बिजनेस एंटिटी के लिए डेटर था, तो सृजन ने 6,200 का चेक बिजनेस एंटिटी को दिया। बिजनेस एंटिटी ने ये 6,200 का चेक आदित्य को एंडोर्स कर दिया, आदित्य को पेमेंट करने के लिए। आदित्य कौन था बिजनेस एंटिटी का? डेटर या क्रेडिटर? क्रेडिटर, बिकॉज बिजनेस एंटिटी ने आदित्य को पेमेंट किया है, यानी बिजनेस एंटिटी वाज लाइबल टू पे टू आदित्य, तभी बिजनेस एंटिटी ने आदित्य को पेमेंट किया, यानी आदित्य वाज अ क्रेडिटर टू whom द बिजनेस एंटिटी वाज लाइबल टू पे, जिसका पेमेंट बिजनेस एंटिटी ने सृजन का चेक इंडोर्स करके किया। ठीक है, तो एक तरफ बिजनेस एंटिटी को सृजन से चेक मिला एंड वही चेक बिजनेस एंटिटी ने आदित्य को इंडोर्स कर दिया। ठीक है, तो जब ये हुआ, ध्यान से सुनना पहले, तो जब ये हुआ तो ये बुक्स में कैसे रिकॉर्ड हुआ? सृजन से जब चेक मिला तो कैश अकाउंट डेबिट टू सृजन अकाउंट 6,200, बिकॉज एक चेक को बिजनेस एंटिटी ने अपने कैश बॉक्स में रखा, तो कैश असेट इंक्रीज डेबिट, हु इज द गिवर? सृजन। तो सृजन डेटर है, उसने पेमेंट करके अपना बैलेंस को कम कर लिया, डेटर एसेट डिक्रीज क्रेडिट। देन यही चेक जब बिजनेस एंटिटी ने अदित को एंडोर्स किया था, तो ये बुक्स में कैसे रिकॉर्ड हुआ था? आदित अकाउंट डेबिट टू कैश। ये चेक कैश बॉक्स में पड़ा हुआ था,
तो बिजनेस एंटिटी ने कैश बॉक्स में से चेक को निकाला, कैश एसेट डिक्रीज क्रेडिट। हु इज द रिसीवर? आदित्य। आदित्य बिजनेस के लिए क्या था? क्रेडिटर। बिजनेस ने क्रेडिटर को पेमेंट किया है, लाइबिलिटी डिक्रीज डेबिट, आदित्य अकाउंट डेबिट। अब देखो ना, ये दो एंट्रीज हमने 6 मार्च और 7 मार्च को पास किया। अब इसका इफेक्ट बुक्स में क्या आया? कैश डेबिट, कैश क्रेडिट। वेरी लॉजिकल। कैश, क्योंकि वो चेक बिजनेस से निकल गया है, बिजनेस के पास नहीं है वो चेक, है ना। कैश डेबिट, कैश क्रेडिट, बिजनेस के पास नहीं है वो चेक, डेबिट क्रेडिट होके कैंसिल हो गया। इफेक्ट क्या हुआ? नेट इफेक्ट ये दोनों एंट्रीज का, आदित्य अकाउंट डेबिट टू सृजन, आदित्य अकाउंट डेबिट टू सृजन, नेट इफेक्ट। अब इसमें हुआ ये, क्यों ऐसा? क्योंकि आदित्य क्रेडिटर लाइबिलिटी था जिसको बिजनेस ने पेमेंट किया, तो लाइबिलिटी डिक्रीज डेबिट। सृजन डेटर था बिजनेस के लिए, जिससे चेक रिसीव हुआ, तो सृजन का बैलेंस बुक्स में कम हो गया, डेटर एसेट डिक्रीज क्रेडिट। तो ये उस टाइम हुआ था जब चेक रिसीव हुआ था, एंड वो चेक हमने आदित्य को एंडोर्स कर दिया। अभी 12 मार्च को क्या पता चलता है? आदित्य इन्फॉर्म दैट सृजन चेक इज डिसऑनर्ड, यानी पेमेंट जो 6 मार्च और 7 मार्च को हुआ था वो कैंसिल हो गया ऑन बोथ साइड्स। चेक इज डिसऑनर्ड मतलब सृजन आदित्य दोनों का पेमेंट कैंसिल, यानी आदित्य को पेमेंट नहीं हुआ एंड सृजन से पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, कैंसिल हो गया। सृजन से जो पेमेंट मिला था वो कैंसिल हो गया, चेक डिसऑनर हो गया बोलकर, एंड आदित्य को जो पेमेंट किए थे वो कैंसिल हो गया। तो इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? सृजन once again stands as a debtor in the books and Adit once again stands as a creditor in the books, यानी सृजन फिर से बुक्स में डेटर बन जाएगा एंड आदित्य फिर से बुक्स में क्रेडिटर बन जाएगा, बिकॉज आदित्य को जो बिजनेस ने पेमेंट किया था वो कैंसिल हो गया। नाउ द बिजनेस इज लाइबल टू पे टू आदित्य, बिजनेस एंटिटी इज लाइबल टू पे टू आदित्य, बिकॉज आदित्य को जो पेमेंट किया था वो कैंसिल। नाउ द बिजनेस एंटिटी इज लाइबल टू पे टू आदित्य, एंड ऑन द अदर साइड बिजनेस इज टू रिसीव फ्रॉम सृजन, इसका रुपया बिजनेस सृजन से लेगा, तो सृजन वंस अगेन बिकम्स अ डेटर, जिससे बिजनेस को रुपया मिलेगा। सो सृजन वंस अगेन स्टैंड्स एज अ डेटर, Adit once again stands as a creditor in the books. Debtor asset increase debit, Srijan account debit, Adit creditor liability increase credit, Adit account credit. तो क्या एंट्री पास हुआ? Srijan account debit to Adit. Very logical to understand. Why? Because 6-7 में, मार्च 6-7 में जो ट्रांजैक्शन हुए थे उसका नेट इफेक्ट बुक्स में क्या था? आदित्य अकाउंट डेबिट टू सृजन। अभी डिसऑनर के टाइम हम लोग क्या एंट्री पास कर रहे हैं? सृजन अकाउंट डेबिट टू आदित्य, रिवर्स कर दे रहे हैं, बिकॉज पेमेंट कैंसिल हो गया। तो पेमेंट के टाइम जो एंट्री पास हुआ था आदित्य टू सृजन, दैट इज गेटिंग रिवर्स्ड इन द बुक्स बाय पासिंग द एंट्री सृजन अकाउंट डेबिट टू आदित्य। क्लियर है? तो फॉर डिसऑनर ऑफ चेक, हाउ इज द डिसऑनर ऑफ चेक रिकॉर्डेड इन द बुक्स? Dishonor of check is recorded in the books by passing the entry Srijan account debit to Adit. So ये जो एंट्री है डिसऑनर का, Srijan account debit to Adit, इस एंट्री में कैश या बैंक कोई भी अकाउंट इफेक्ट नहीं हुआ, तो ये एंट्री जो है ये कैश बुक में पास नहीं होगा, बिकॉज Srijan account debit to Adit में
कैश या बैंक, दोनों में से कोई भी अकाउंट इफेक्ट नहीं हुआ तो इसका इफेक्ट ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। तो कहाँ रिकॉर्ड होगा? ये जनरल प्रॉपर में, सृजन अकाउंट डेबिट टू आदित्य। तो इसको अपने नीचे में एक नोट की तरह लिख सकते हैं। व्हेन सृजन चेक्स इज डिसऑनर्ड, नोट में लिख सकते हैं व्हेन सृजन्स चेक which was endorsed to Adit, when note में when Srijan's check which was endorsed to Adit is dishonored, comma, the journal entry will be Srijan account debit to Adit account. Srijan account debit to Adit account 6,200 6,200. सेम नोट में एक लाइन और लिख सकते हैं, दिस एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर एंड नॉट इन कैश बुक. So do you have to make journal proper? Why? Because the question is not asking you to prepare. This entry will be recorded in journal proper and not in cash book. Okay. Now, dishonor का entry के बाद Shrijan is having a debit balance, becomes a debtor in the books of account, and Adit is having a credit balance, becomes a creditor in the books of account. तो dishonor के बाद क्या हुआ? Now cash is received from Shrijan. Shrijan ने बोला कि मैं आपको कैश पेमेंट कर देता हूँ. सो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू सृजन. तो सृजन ने अपना बैलेंस क्लियर कर दिया है कैश देकर. कैश अकाउंट डेबिट टू सृजन. सृजन वाज अ डेटर जिसे 6,200 रिसीव होने का है. तो सृजन ने अपना बैलेंस कैसे क्लियर किया? कैश देकर. तो सृजन से कैश रिसीव हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट टू सृजन अकाउंट. तो कैश बुक के डेबिट साइड में 12 मार्च 2022 टू सृजन अकाउंट, कैश कॉलम में 6,200. सर ये 10th मार्च वाला एंट्री में बैंक में 3650 नहीं होगा? 10th मार्च चेक रिसीव वाज 3,600. डिस्काउंट 50. Next, an amount is paid. An amount is paid to Adit through own check. Adit, business entity के लिए creditor. So business entity is liable to pay to Adit. How is the business entity paid to Adit? Through own check. So entry will be Adit account debit to bank. So on the credit side, by Adit account in the bank column 6,200. Okay. तो आदित्य एंड सीजन का हिसाब अब क्लियर हो चुका है. सेल्स थ्रू डेबिट कार्ड, यानी कस्टमर को जो सेल किया था उससे पेमेंट कैसे रिसीव हुआ? कस्टमर का क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके. तो इसका अमाउंट डायरेक्ट बिजनेस के कैश बॉक्स में आया, बैंक अकाउंट में आया? बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट में. क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड स्वाइप करके अमाउंट सीधा बैंक अकाउंट में आता है. तो 3,200 बैंक अकाउंट में आया. So on the debit side, 15 March 2022, to sales account,
बैंक कॉलम में 3,200। यस ऊपर, टेल मी। सर ये 10th मार्च वाला जो एंट्री है उसमें ये बैंक में 3650 नहीं होगा? आई सेड यू ना कि चेक रिसीव्ड चेक हम्म 3,600 by allowing discount of 50. So discount allows us 50 and check amount is 3,600. मीन्स द रिसीवेबल अमाउंट वाज 3650। Yes. Clear है? हम्म Withdrawn from bank. बोलो, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। विड्रॉन फ्रॉम बैंक यानी बैंक में से रुपया को निकालकर कैश बॉक्स में डाल दिया तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। 24th March 1,800. So 24th March cash column 1,800 on the debit side. And on the credit side, buy cash, bank column 1,800. This is again a contra entry. So you have to write brackets में C in the ledger folio column, both on the debit side and on the credit side. Twenty-eighth March paid to Sanchit by check. So on the credit side, 28 March 2022 by Sanchit. 3,000. March 30, bank charged 1% commission on sales through debit or credit card. यानी जितना भी सेल बिजनेस एंटिटी ने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू किया है, यानी जिसका पेमेंट डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू रिसीव किया है, उस पर बैंक ने 1% का कमीशन चार्ज कर लिया। तो बताओ, what is the amount of sales made to debit card and credit card? Tell me. March 5 को सेल्स टू क्रेडिट कार्ड 2,800 एंड मार्च 15 को सेल्स थ्रू डेबिट कार्ड 3,200. So what is the amount of sales made through credit card 5000 and बोलो 2,800 plus 6000 6,000. So 6,000 is the amount of sales through debit credit cards. 6,000, what is the commission is charged at the rate of 1%? So 6,000 का 1% 60। है 60. तो बैंक ने कमीशन चार्ज किया, ये कमीशन बिजनेस के लिए क्या एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक ने चार्ज किया तो ये 60 रुपीज बैंक ने अकाउंट में से डिडक्ट कर लिया, तो बैंक आज से डिक्रीज क्रेडिट, सो टू बैंक अकाउंट to entry will be commission account debit to bank 60 because बैंक ने कमीशन अकाउंट में से डिडक्ट कर लिया, बैंक तो यही करेगा ना। So entry is commission account debit to bank. So on the credit side, 30th March 2022,
by commission account 60. Okay. So all the entries, all the transactions in the month of March 2022 has been entered in the cash book. Okay. So now we shall balance the cash book. Last date of the month of March is 31st March. तो क्लोजिंग बैलेंस अपने 31st मार्च की डेट का निकालेंगे. So cash in hand, closing balance 19,200 and cash at bank, closing balance 1,440. Discount allowed 50, discount received 100. Now just one thing I want to ask, tell me, answer me. बैंक कॉलम में जो क्लोजिंग बैलेंस 1440 का है 1440, tell me this 1440 is what? A positive balance in bank, negative balance in bank. What is it? Positive. Why positive? Negative balance. Why negative? The class is divided. Because sir, Understand. it was overdraft. It was overdraft. Now you have to check whether is it still in overdraft. A simple check. जैसे अपने किसी भी लेजर अकाउंट को बैलेंस करते, कैश बुक को भी वैसे ही बैलेंस करते. तो हमने डेबिट साइड का टोटल किया, क्रेडिट साइड का टोटल किया. डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हुआ, क्रेडिट साइड का टोटल कम हुआ. तो अपने बैलेंसिंग फिगर को, बैलेंस अमाउंट को क्रेडिट साइड में रखा जिस साइड टोटल शॉर्ट है. तो आया 1440. ठीक है. तो चीज को पकड़ो. This means debit side total is more than credit side total. Debit side means receipt. Credit side means payment. So receipts are more than payment. So bank is having a positive balance. Second, इधर में बाई बैलेंस सी बाई डी है. तो नेक्स्ट मंथ ओपनिंग डेट 1 अप्रैल 2022, टू बैलेंस बी बाई डी हो जाएगा ये. सो The bank balance is 2160. इट इज करेक्ट. इट इज करेक्ट ना.
करेक्ट, रीचेक योर आंसर। सो नेक्स्ट मंथ 1 अप्रैल 2022 को ये डेबिट साइड में टू बैलेंस बी बाई डी बैंक कॉलम में 1440, which means bank is having a debit balance in the cash book, which is a positive balance, favorable balance, यानी अकाउंट में रुपया है, बैंक अकाउंट में रुपया है। अपर्णा, समझ में आया ये चीज? यस सर। ये 1440 का बैलेंस आया कैसे? आपने डेबिट साइड का टोटल किया, 16,400 आया। क्रेडिट साइड का टोटल किया, 14,960 आया। यानी डेबिट साइड का टोटल इज मोर देन क्रेडिट साइड का टोटल। क्रेडिट साइड टोटल इज शॉर्ट, तो बैलेंस अमाउंट डिफरेंस 1440 हमने क्रेडिट साइड में रखा बाय बैलेंस सी बाई डी करके। इसका मतलब बैंक अकाउंट का डेबिट इज मोर देन क्रेडिट कैश बुक में। डेबिट साइड इज receipts, credit side is payment. तो receipts are more than payment, तो बैंक is having a positive balance, यानी अकाउंट में रुपया है। ओपनिंग डेट में इसका ओवरड्राफ्ट बैलेंस था, बट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च में जो ट्रांजैक्शंस हुए उसके कारण नाउ द बैंक इज हैविंग अ पॉजिटिव बैलेंस इन द अकाउंट, बैंक अकाउंट। फिर नेक्स्ट मंथ अप्रैल 2022 को ओपनिंग डेट में 1 अप्रैल 2022 को हम लोग जब इस बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे तो डेबिट साइड में आएगा ना ये टू बैलेंस बी बाई डी 1440 means it is a debit balance, positive balance as per the cash book. क्लियर है? ऊपर मिला आपको आंसर? हाँ हाँ हो गया। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना अपने को, ठीक है? वी शुड टेक टाइम। अपने को ये आता है वो आता है, कुछ नहीं आता है। सीए फाउंडेशन में वी स्टार्ट विथ जीरो लेवल नॉलेज, एंड सीए के कोर्स में जितना पढ़ लो कम है, ठीक है? तो डू नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट, सो यू विल नॉट मेक एनी सिली मिस्टेक, राइट? सो डन विथ इलस्ट्रेशन 5। अभी कैश बुक के चैप्टर में एक टॉपिक बचा हुआ है, विच इज पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इस टॉपिक में से कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं। अपने को लगता है कैश बुक के चैप्टर से कैश बुक बनाने के लिए देगा, ऐसा ही क्वेश्चन बनता है, बट एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप देखोगे तो आपको पेटी कैश बुक से भी क्वेश्चंस मिलेंगे, कई बार मिलेंगे। So petty cash book is a hot topic for the exam, which is tested, ठीक है? तो इसको छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना है। दो इसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, बट एग्जाम में आता है इस टॉपिक में से। 4 मार्क्स। वो तो आपको मैंने बोला ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको खुद से स्टडी करके पता करना है कि कौन सा चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन आया। एंड कुछ भी फिक्स नहीं है कि इस टॉपिक से 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा या 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा या 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा। इट इज नॉट क्लास 12 बोर्ड्स, ओके? So you have to study the question papers on by yourself and find out कि कितने मार्क का क्वेश्चन आया था, ओके? Now let me explain the topic, to not interrupt in between. So बिजनेस में बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल अमाउंट के, नॉमिनल अमाउंट के एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि कन्वेयंस,
जैसे मेरा ऑफिस बीबीडी बाग में है, तो मेरे को एल्गिन रोड में कोई काम है, तो बीबीडी बाग से एल्गिन रोड जाने के लिए जो कन्वेंस का चार्ज है, टैक्सी फेयर, दैट इज अ पेटी एक्स, दैट इज अ, ये छोटे छोटे एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। और जैसे होता है ना बिजनेस में, कभी कोई गेस्ट आते हैं, क्लाइंट आते हैं, तो वी ट्रीट देम विथ some tea, coffee, and snacks. So, refreshments. This is another example of small expenses which are incurred in the business. तो बिजनेस में ऐसे कई, जैसे रिपेयरिंग, जैसे बिजनेस एंटिटी का एसी खराब हो गया है, तो उसको आकर रिपेयर करवाया, बुलाकर रिपेयर करवाया। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपेंसेस बिजनेस एंटिटीज में इनकर होते हैं, जिनका अमाउंट इज वेरी वेरी स्मॉल, नॉमिनल, जिसको हम पेटी बोलते हैं, यानी वेरी स्मॉल नॉमिनल, छोटा अमाउंट का एक्सपेंस। सो दीज आर पेटी एक्सपेंसेस, वेरी स्मॉल अमाउंट का एक्सपेंसेस, जो बिजनेस में डेली बेसिस में कुछ ना कुछ पर्पस के लिए इनकर होता है। तो ऐसे छोटे छोटे पेमेंट के लिए अगर हम लोग मेन कैशियर को परेशान करें, तो वो बेचारा तंग हो जाएगा, बिकॉज एवरी टाइम आप उससे जाकर, कैशियर से जाकर, टैक्सी फेयर 100 रुपया का, या प्रिंटिंग का खर्चा 50 रुपया का, या पेन पेपर पेंसिल का खर्चा 75 रुपीज का, ऐसे कैसे करके अगर आप पेमेंट मांगोगे उससे, तो वो उसका पूरा दिन इन सब छोटे छोटे कामों में वेस्ट हो जाएगा, राइट। वो बेचारा ओवरबर्डनड हो जाएगा इन सब चीजों से। तो बिजनेस एंटिटी क्या करता है, अपने इन सारे पेटी एक्सपेंसेस के पेमेंट को मैनेज करने के लिए एक अलग से पेटी कैशियर अपॉइंट करता है। यानी बिजनेस एंटिटी में दो कैशियर होते हैं, एक है मेन कैशियर एंड दूसरा है पेटी कैशियर। मेन कैशियर का काम है बिजनेस में सारे मेन, मेजर, इंपॉर्टेंट रिसीट्स एंड पेमेंट्स को देखने का। एंड पेटी कैशियर का काम है बिजनेस में हो रहे डेली बेसिस में जो छोटे छोटे नॉमिनल अमाउंट के, स्मॉल अमाउंट के, पेटी अमाउंट के जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उनका पेमेंट करने का, जिससे कि मेन कैशियर का काम हल्का हो जाए, मेन कैशियर का काम कम हो जाए। तो वो ये सारे बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपेंसेस डेली बेसिस में इनकर होते हैं, तो उसके लिए एक अलग से पेटी कैशियर अपॉइंट कर दिया है, जो कि इन सब छोटे छोटे एक्सपेंसेस का पेमेंट करने के लिए अपॉइंट हुआ है, राइट। तो जो मेन कैशियर है, वो पेटी कैशियर को बोलता है कि पेटी कैशियर, तुम बिजनेस एंटिटी के सारे स्मॉल पेमेंट्स को देखोगे, मेरे को परेशान मत करना, ये सब तुम्हारा काम है, ठीक है। बट मेन कैशियर बोलता है पेटी कैशियर को, तो ये जो स्मॉल पेमेंट्स भी हो रहे हैं ना, इनका भी आप हिसाब रखोगे, इनको भी आप रिकॉर्ड करोगे बुक्स में। तो पेटी कैशियर बोलता है कैसे, तो मेन कैशियर उसको एक सेपरेट बुक दे देता है, विच इज कॉल्ड पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक, जिसमें पेटी कैशियर सारे पेटी एक्सपेंसेस के पेमेंट को रिकॉर्ड करेगा। सो पेटी कैश बुक में पेटी कैशियर सारे पेटी एक्सपेंसेस के पेमेंट को रिकॉर्ड करेगा। ये सुनो, और एक लिमिट भी सेट कर देता है। अब पेटी अमाउंट मतलब कितना पेटी, मतलब कितना छोटा पेमेंट। जैसे होता है ना कि सपोज
मेरे लिए 200 रुपया भी बड़ा पेमेंट है, एंड से ऊपर के लिए 200 रुपीज का पेमेंट इज अ वेरी स्मॉल पेमेंट। तो ये बिजनेस एंटिटी टू एंटिटी डिफर करेगा। तो हर एक बिजनेस एंटिटी का जो मेन कैशियर है, ही सेट्स द लिमिट कि इतना अमाउंट से नीचे जो पेमेंट होगा वो पेटी कैशियर करेगा, से ₹200। तो मेन कैशियर ने बोला कि 200 से नीचे जो भी पेमेंट होगा वो पेटी कैशियर देखेगा, एंड 200 से ऊपर जो पेमेंट होगा वो मेन कैशियर देखेगा। तो एक लिमिट सेट कर देता है कंट्रोल करने के लिए, बिकॉज पेटी मतलब कितना पेटी, हाउ मच स्मॉल, इट इज वेरी सब्जेक्टिव। ₹10 might be very small for me, but ₹10 might not be small for someone else. So it is a very subjective matter. तो हर एक बिजनेस एंटिटी अपने एक्सपेंसेस को बखूबी समझता है। तो मेन कैशियर एक लिमिट सेट कर देता है कि इतने अमाउंट से नीचे का पेमेंट पेटी कैशियर देखेगा, एंड इससे ऊपर का पेमेंट मेन कैशियर देखेगा। ठीक है। फिर जो भी पेमेंट पेटी कैशियर ने किया है उसका अमाउंट इज रीइंबर्स्ड, यानी वापस उसको मिल जाता है फ्रॉम द मेन कैशियर। ठीक है। एंड ये सारे पेटी एक्सपेंसेस का पेमेंट पेटी कैशियर records in the petty cash book. In the firm, a small number of small payments, such as for telegrams means postage, taxi fare, cartage, etc., have to be made. If all these payments are recorded in the cash book, अगर अपने छोटे 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 पेमेंट्स को भी कैश बुक में रिकॉर्ड कर ले, यानी मेन कैश बुक में, सो दिस कैश बुक विल बिकम अननेसेसरली हैवी। मतलब एक दिन में कितने ही सारे फिर ट्रांजैक्शंस कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएंगे, तो झूठ मूठ का वो क्लमजी दिखेगा। ऑल्सो द मेन कैशियर विल बी ओवरबर्डन्ड विथ वर्क, बिकॉज उसको सारे पेमेंट्स अगर वो देखने लग गया तो उसका काम बहुत ज्यादा हो जाएगा। ही विल बी ओवरबर्डन्ड विथ वर्क। therefore it is usual, it is very normal, natural for firms to appoint a person as petty cashier and to entrust, यानी पेटी कैशियर पर, पेटी कैशियर के ऊपर सौंप दिया the task of making small payment, say below ₹200. Of course, he will be reimbursed for the payments made. Later on, the respective amount may be debited. समझ में आया? अब मेन कैशियर जो है पेटी कैशियर को बोलता है कि पेटी कैशियर तुमको डेली बेसिस में मेरे पास आने का जरूरत नहीं है, बिकॉज पेटी कैशियर का काम डेली बेसिस में जो पेटी एक्सपेंसेस इनकर हो रहे हैं उनके पेमेंट को देखने का है। तो मेन कैशियर बोलता है कि ऐसा नहीं कि दिन भर में जितना पेटी एक्सपेंसेस तुमने पेमेंट करवाया उसका अमाउंट तुम एंड ऑफ द डे मेरे से लेने आ जाओ, तो मैं हर दिन परेशान हो जाऊंगा। तो मेन कैशियर क्या करता है, मेन कैशियर क्या करता है, वो पेटी कैशियर से पहले पूछता है कि मेरे को बताओ कि मंथ में व्हाट इज अमाउंट ऑफ पेटी एक्सपेंसेस विच इज इनकर्ड, यानी इन अ मंथ ऑन एन एवरेज बेसिस। एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता है बिकॉज वो मंथ टू मंथ डिफर होता है। फिर भी मेन कैशियर पूछता है कि एवरेज बेसिस में, ऑन एन एवरेज बेसिस, टेल मी द अमाउंट ऑफ पेटी एक्सपेंसेस फॉर विच द पेमेंट्स आर मेड।
सो पेटी कैशियर बोलता है कि मेरा मंथ में लगभग 800 रुपीज का पेटी एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट करना पड़ता है। कभी 800 से थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम हो सकता है, बट आपने पूछा एवरेज बेसिस में, तो एवरेज बेसिस में 800 इज द अमाउंट ऑफ पेटी एक्सपेंसेस फॉर विच द पेमेंट इज मेड। तो मेन कैशियर सेज चलो डन देन। तो मेन कैशियर सेज कि मंथ के स्टार्टिंग में आई विल गिव यू 800। मंथ के स्टार्टिंग में आई विल गिव यू 800। पेटी मेन कैशियर विल गिव रुपीज 800 टू द पेटी कैशियर। फिर ये 800 रुपया से तुम पूरे मंथ का पेटी एक्सपेंसेस का पेमेंट करवा देना, एंड जो भी कम बेसी लगेगा वो मेरे से बाद में ले लेना, उसका रीइंबर्समेंट तुमको मिल जाएगा। बट 800 रुपया मंथ के स्टार्टिंग में मैं तुमको दूंगा, पेटी कैशियर को दूंगा, और फिर पूरे मंथ पेटी कैशियर उस 800 रुपीज से सारे पेटी एक्सपेंसेस का पेमेंट करेगा। हाँ, अगर पेटी एक्सपेंसेस का अमाउंट 800 से ऊपर हो गया तो ही विल गेट द रीइंबर्समेंट। से सपोज मंथ में पेटी एक्सपेंसेस अनकर हुआ 600 रुपीज। मंथ के स्टार्टिंग में पेटी कैशियर को कितना मिला था मेन कैशियर से? 800। एंड मंथ के एंड में पेटी कैशियर ने क्या देखा कि 600 रुपीज का पेटी एक्सपेंसेस का पेमेंट हुआ, यानी मंथ के एंड में पेटी कैशियर के पास पेटी कैश बैलेंस कितने का है? रुपीज 200। रुपीज 200 मंथ के एंड में। तब नेक्स्ट मंथ स्टार्टिंग में बताओ मेन कैशियर पेटी कैशियर को कितना अमाउंट देगा? 600। 600 देगा, सो दैट पेटी कैशियर हैज a petty cash balance of rupees 800 in the start of the month. So every month on the opening date, start of the month, the petty cashier is to have a balance of 800 to incur to make payment for the petty expenses during the month. बोलो अपर्णा। सर अगर उसका 1000 रुपीज खर्चा हो जाता है हाँ, तो दो इंस्टेड सौ ऑफ रुपया इट। 200 रुपया मेन कैशियर पेटी कैशियर को दे देगा, ओके सर। रीइंबर्समेंट मिल जाएगा ना उसको। तो जैसे ही सर पेमेंट एक्सीड हो रहा है, रीइंबर्समेंट विल बी डन इन द नेक्स्ट जैसे मंथ आई और टेल यू, द मंथ नो 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 इटसेल्फ। नो, जब डेफिशिट हो रहा है ना, जैसे I'll give an example, जैसे 20th मार्च टू 8, 28 मार्च को ऑलरेडी 800 रुपया खर्च हो चुका था, बट 28 मार्च को एक और पेमेंट करना है 100 रुपया का। तो पेटी कैशियर को कितना चाहिए? और 100 रुपया, तो वो उसको मेन कैशियर से मिल जाएगा। क्लियर? यस सर। देन फिर तो मंथ के एंड में पेटी कैशियर के पास जीरो बैलेंस बचेगा। देन नेक्स्ट मंथ ओपनिंग डेट में he will get rupees 800 full amount from the main cashier. तो पेटी कैशियर को ये सिस्टम सुनकर बिल्कुल अपने पापा वाला फीलिंग आया कि सर, वो बोलता है, पेटी कैशियर बोलता है मेन कैशियर को कि सर, मेरे पापा भी मेरे साथ ऐसा ही करते हैं, करते थे बचपन में, कि पापा मेरे को हर मंथ एक पॉकेट मनी देते, एंड उस पॉकेट मनी से मैं पूरे महीने का अपना जो छोटा मोटा खर्चा है उसको निकालता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल बस में ट्रैवल करना है, ऑटो में ट्रैवल करना है, या फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जाना है, या कुछ खाना है, या स्टेशनरी खरीदना है, कॉपी पेंसिल, तो एक एक चीज के लिए मैं पापा को ना परेशान करूं, हर एक खर्चे के लिए मैं पापा के पास ना जाऊं बार बार रुपया लेने के लिए, तो पापा ने मेरे लिए एक सिस्टम बना दिया। बोला कि बेटा,
मंथ के स्टार्टिंग में हर महीना मैं तुमको से 1000 रुपीज दूंगा, तो ये 1000 रुपीज का तुम यूज करना अपने पूरे मंथ के एक्सपेंसेस को पे करने के लिए। एंड जो भी कम बेसी होगा तो पापा तो है। एंड नेक्स्ट मंथ फिर से 1000 रुपीज तुम्हारे पॉकेट में रखवा दूंगा मैं। यानी एवरी मंथ स्टार्टिंग में पॉकेट में 1000 रुपया होता है। आई बात समझ में? ये सुनो, सो बिल्कुल ही पॉकेट मनी वाला यस सर। सिस्टम है। बिकॉज अपने अगर छोटा छोटा पेमेंट के लिए हर बार अपने पापा को परेशान करे तो फिर दिक्कत है ना। तो दिस वॉज impressed upon the petty cashier, the system was impressed upon the petty cashier, यानी ये petty cashier पर डाला गया। so that is why it is called impressed system. तो impressed system is basically pocket money system. It is convenient to entrust a definite sum of money, एक fixed amount, definite means एक fixed amount, to the petty cashier in the beginning of a period. कोई भी मंथ के स्टार्टिंग में एक फिक्स्ड अमाउंट पेटी कैशियर को दिया जाता है, and to reimburse him for the payments made at the end of the period. फिर जितना पेमेंट हुआ है, 800 रुपया उसको दिया था, 600 रुपया का पेमेंट उसने किया ड्यूरिंग द मंथ, तो फिर नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में उसको फिर 600 रुपया रीइम्बर्स रीइम्बर्स हिम फॉर द पेमेंट्स मेड एट द एंड ऑफ द मंथ, ताकि पेटी कैशियर के पास एट द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ 800 का पेटी कैश बैलेंस होना है। ये हर मंथ के स्टार्टिंग में 800 रुपया उसको मेंटेन मतलब करके देना है ओपनिंग बैलेंस पेटी कैश का। thus he will have thus he will have petty cashier will again have the fixed amount in the beginning of the new period. Such a system is known as impressed system of petty cash. क्लियर है? तो यस ट्रू सर। एंड फॉल्स में थियरी में एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है इम्प्रेस सिस्टम पर, तो इसलिए इसका कंसेप्ट को समझना जरूरी है डेफिनेटली। एंड अभी इस पर एक इलस्ट्रेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है? So prepare a petty cash book on the impressed system from the following. January 1 received ₹100 for petty cash. ये ₹100 किससे रिसीव हुआ? मेन कैशियर से। पेटी कैश ₹100 का किससे रिसीव हुआ? मेन कैशियर से। अब इसके लिए एंट्री क्या पास होगा बताओ? ये जो ₹100 रिसीव फॉर पेटी कैश, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश। पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश। पेटी कैश बैलेंस ₹100 से इंक्रीज हो गया, पेटी कैश भी असेट है बिजनेस के लिए। सो पेटी कैश बैलेंस मेरा ₹100 से इंक्रीज, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मेन कैशियर का कैश बैलेंस ₹100 से कम हो गया, इसलिए टू कैश अकाउंट। सो पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 100। पेटी कैश बुक मेंटेन कैसे करना है? बिल्कुल सिंपल है, देखना जरा। जैसे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड रिसीट्स का साइड, डेबिट साइड, रिसीट्स जो कि 1 एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ ही होगा, ₹100। एंड देन क्रेडिट साइड, राइट हैंड साइड में जितने भी सारे पेटी एक्सपेंसेस है, हर एक पेटी एक्सपेंसेस के टाइप के लिए एक सेपरेट कॉलम, एक सेपरेट कॉलम। सन्ड्रीज का मतलब मिसेलेनियस एक्सपेंसेस, जो बहुत ही छोटे छोटे अमाउंट के हुए, एकदम बहुत छोटे अमाउंट के हुए। तो कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी, पोस्टेज, वेजेस, ये सारे पेटी एक्सपेंसेस के लिए एक सेपरेट कॉलम, ताकि बिजनेस एंटिटी को हिसाब
मिले कि कन्वेंस का मंथ का एक्सपेंस कितना लगता है, कार्टेज का मंथ का एक्सपेंस कितना लगता है, स्टेशनरी का मंथ का एक्सपेंस कितना लगता है, पोस्टेज का मंथ का एक्सपेंस कितना लगता है। एंड जो एकदम ही बहुत ही ज्यादा चिटपुट है, जैसे रिफ्रेशमेंट्स टू कस्टमर्स एंड ऑल, वो सारे सन्ड्रीज में आ जाएंगे। ठीक है, सो ये कॉलम्स को पहले समझ लो। एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड रिसीट्स, ये वन टाइम एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ होता है। लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी सारे पेटी एक्सपेंसेस हैं उनके लिए सेपरेट कॉलम, एंड मिसलेनियस के लिए लास्ट में एक कॉलम। देन उससे पहले टोटल, टोटल का एक कॉलम जो कि बेसिकली डेट वाइज सारे पेटी एक्सपेंसेस का टोटल करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जनवरी 2 को टोटल पेटी एक्सपेंसेस 0.50, 50 पैसे का हुआ, है ना? क्लियर है? सो टोटल रेट, देन डेट का एक कॉलम होगा, वाउचर नंबर, वाउचर नंबर। ठीक है, जब भी पेटी कैशियर से कोई रुपया लेता है पेटी एक्सपेंसेस के लिए, जैसे स्टाफ को बोला था चाय लाने के लिए, तो स्टाफ बोला कि 5 रुपया लगेगा, तो पेटी कैशियर को एक छोटा सा कैश वाउचर काट के देना है रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए कि मैंने श्यामलाल को 5 रुपया दिया है चाय लाने के लिए। तो कैश वाउचर नंबर, ये पेटी कैशियर खुद ही मेंटेन करता है, तो उसका वाउचर नंबर मतलब एक छोटा सा मेमो टाइप का होता है, बिल, इट्स वेरी स्मॉल। ठीक है, वाउचर मीन्स व्हाट, टू वाउच एज अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कि एक्सपेंस इनकर हुआ है। नहीं तो फिर बिजनेस में तो घपला हो जाएगा ना, पेटी एक्सपेंसेस के नाम पर बिजनेस में छोटा छोटा करके एक बड़ा घपला हो सकता है। सो टू वाउच एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रूफ, वाउचर इशू करता है पेटी कैशियर जिस किसी को भी वो पेमेंट कर रहा है फॉर दी पेटी एक्सपेंसेस, जिसमें उसका सिग्नेचर और खुद का सिग्नेचर दोनों का सिग्नेचर होता है। जब आप सीए बनोगे, जब मैं सीए आर्टिकलशिप कर रहा था, तो सबसे पहला काम मेरा वाउचिंग का था, जिसमें वाउचर्स की ऑथेंटिसिटी को चेक करता था। ये मेरा पहला काम था व्हेन आई वाज व्हेन आई स्टार्टेड माय आर्टिकलशिप। ये मेरा वाउचिंग का काम दिया था कि मेरे को वाउचर्स की ऑथेंटिसिटी को चेक करना है कि वाउचर जेन्युइन है या फेक है। ठीक है, तो ये शायद आपको भी करना पड़ सकता है, डिपेंडिंग कि आप कौन से फर्म में आर्टिकलशिप करते हो। तो वाउचर नंबर, तो उस वाउचर का वाउचर नंबर कि कौन से वाउचर नंबर के अगेंस्ट ये रुपया पेमेंट किया पेटी कैशियर ने ऑफिस के स्टाफ को। देन पर्टिकुलर्स के लिए एक ही कॉलम है जिसमें अपने डेबिट क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट को एक ही पर्टिकुलर्स के कॉलम में लिखते हैं। जैसे जनवरी 1 को मेन कैशियर ने पेटी कैशियर को 100 रुपया दिया, तो एंट्री क्या पास होगा, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो देखो टू कैश। देन जनवरी 2 को कन्वेंस का एक्सपेंस इनकर हुआ, तो एंट्री इज कन्वेंस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश, तो पेटी कैश बुक में बाय कन्वेंस, यानी डेबिट साइड का पर्टिकुलर्स क्रेडिट साइड का पर्टिकुलर्स के लिए एक ही पर्टिकुलर्स का कॉलम है। अगर कोई अकाउंट डेबिट क्रेडिट हो रहा है तो उसको टू बाय करके एक ही पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखते हैं, जैसे टू कैश, बाय कन्वेंस, बाय कार्टेज, बाय पोस्टेज, है ना? जैसे पोस्टेज का पेमेंट किया, तो एंट्री क्या होगा, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश, तो पेटी कैश बुक में बाय पोस्टेज करके। तो इस तरीके से अपने को डेट वाइज विथ वाउचर नंबर करेक्ट कॉलम में अमाउंट को एंड देन टोटल कॉलम में डे के पूरे टोटल एक्सपेंसेस को लिखना है। करके लास्ट में अपने को टोटल करना है, टोटल करना है सारे पेटी एक्सपेंसेस के कॉलम का टोटल एंड टोटल के कॉलम का भी टोटल करना है। तो सारे पेटी एक्सपेंसेस का टोटल करने से मेरे को पता चल जाएगा
कि कन्वेंस में इतना लगता है, कार्टेज में इतना लगता है, मंथ में स्टेशनरी का इतना खर्चा लग जाता है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंट्रीज का इतना खर्चा है। ठीक है, सो टोटल मंथ में 60 रुपीज का पेटी एक्सपेंसेस का पेमेंट हुआ, यानी पेटी कैशियर के पास कितना बचा, 40 रुपीज। दिस इज अ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश इन द हैंड्स ऑफ द पेटी कैशियर। तो इसको कैसे करके लिखेंगे, बाय बैलेंस सी बाई डी। बिकॉज डेबिट साइड में 100 रुपया है जो पेटी कैशियर को मेन कैशियर से मिला था, क्रेडिट साइड में 60 रुपीज का पेमेंट हुआ है फॉर पेटी एक्सपेंसेस। सो पेटी कैशियर के पास 40 रुपीज का पेटी कैश बैलेंस है। सो बाय बैलेंस सी बाई डी 40। ठीक है, क्लियर है। देन नेक्स्ट मंथ के ओपनिंग में इसको ब्रॉट डाउन करेंगे, टू बैलेंस बी बाई डी 40। अब इम्प्रेस्ड सिस्टम में इम्प्रेस्ड अमाउंट कितने का है, 100 रुपया। तो इम्प्रेस सिस्टम में पेटी कैशियर will make this amount to rupees 100 by giving rupees 60। 40 रुपीज ऑलरेडी पेटी कैशियर के पास पेटी कैश बैलेंस है, तो और 60 रुपीज देकर 100 रुपीज का बैलेंस कर दिया जाएगा अंडर द इम्प्रेस सिस्टम। 100 रुपीज इज इम्प्रेस्ड अपॉन द पेटी कैशियर। सो 60 रुपीज बेसिकली क्या हो रहा है, 60 रुपीज का जो एक्सपेंस इनकर हुआ था उसको रीइंबर्स कर रहे हैं। सो पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 60 करके 100 रुपीज आ गया, राइट। तो वेरी इजी, वेरी इजी। ठीक है, तो एक बार अपने को, इसमें ज्यादा कुछ तामझाम है नहीं, वी नो हाउ टू डू इट। ठीक है, तो इसको एक बार अपने घर में प्रैक्टिस करेंगे। पहले एक बार अपने क्वेश्चन को पूरा स्टडी करके सोल्यूशन को स्टडी करेंगे, एंड देन खुद से पेटी कैश बुक को ड्रॉ करना है, राइट। देन पूरा पेटी कैश बुक को खुद से ड्रॉ करना है। तो इलस्ट्रेशन 4 विल बी होम टास्क। सो कैश बुक के सारे इलस्ट्रेशंस हमने कर लिया, इलस्ट्रेशन 1 to 5 ही था। अभी अपना होम टास्क में क्या है, अपने को बाय डिफॉल्ट ट्रू एंड फॉल्स को भी पढ़ना है, बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम का कंपलसरी क्वेश्चन 1 ट्रू एंड फॉल्स से आता है, जो कि मटेरियल में से ही होता है। एंड जिन लोग सीए के साथ साथ में सीए में भी कर रहे हैं, सो फॉर द सीएमए स्टूडेंट्स दे विल आल्सो सॉल्व मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज। ठीक है, थियरी क्वेश्चंस जितने भी है वो भी अपने को एक बार पढ़ लेना है। ये थियरी क्वेश्चंस के आंसर आपको एंड में मिल जाएंगे। ये रहा आंसर, ये सीए वालों के लिए है। एंड देन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जितने भी है उसको लिखकर सॉल्व करना है। सो अपना होम टास्क में क्या है, इलस्ट्रेशन 4 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन को एक बार गो थ्रू करके खुद से सॉल्व करना है। टास्क 2 ट्रू एंड फॉल्स को लर्न करना है, समझकर, जहां दिक्कत है मेरे को पूछना है। थियरी क्वेश्चंस 3 ही तो है, बिकॉज कभी कभी बीच बीच में 4 नंबर का थियरी भी आ सकता है, तो ये भी पूरा लर्न करना है। एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करना है लिखकर प्रॉपर वे में। एंड जिन लोग सीएमए कर रहे हैं साथ में, उन लोग को एमसीक्यूज भी करना है। कोई भी डाउट होगा तो मेरे से पूछना है। तो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद हमारा टास्क है, दिस इज फॉर एवरी चैप्टर दैट वी डू। स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशंस एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को लिखकर सॉल्व करने के बाद हमारा टास्क इज टू सॉल्व all the previous year questions which you find in the institute's website, revision test papers, model test papers of this chapter cash book। यानी आपको एक एक करके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखना कि कैश बुक का क्वेश्चन कौन सा है और उसको सॉल्व करना है। ये बिल्कुल नहीं कि कैश बुक से अपने मन से कोई भी अजम्पशन
ओवर स्मार्टनेस मत करना ऊपर कि कैश बुक से 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो जहां पर 4 मार्क का क्वेश्चन, दिस इज नॉट बोर्ड एग्जाम, दिस इज नॉट सीयू एग्जाम, दिस इज सीए एग्जाम. सो यू नीड टू गो थ्रू the full question paper from top to bottom, the full question paper, and look for the question from this chapter cash book. तो आपको ये सारे पीवाईक्यूज आरटीपीज एंड एमटीपीज के लिए करना है. सो सारे पीवाईक्यूज आरटीपीज एमटीपीज जितने भी सारे इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे हैं अपलोडेड, उनको एक एक करके छांट कर कैश बुक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, लिख कर टॉप टू बॉटम देखना है. ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग का फ्यू क्वेश्चंस देखा नहीं मिला तो वी स्किप, नो. ये बाय डिफॉल्ट अपने को हर चैप्टर के लिए करना है, बिकॉज पहला चीज तो अगर अपने ये कहते हैं तो अपने को 80 to 85% क्वेश्चंस देखा देखा लगेगा एग्जाम में, फिगर्स चेंज होकर, एंड कुछ क्वेश्चंस में तो फिगर्स भी सेम अमाउंट का मिल सकता है. तो अगर अपने ये सारे चीज को सॉल्व करते हैं, स्टडी मटेरियल, पीवाईक्यूज, आरटीपीज, एमटीपीज, तो एग्जाम में अपने को सब कुछ 85%, 80 to 85% देखा देखा क्वेश्चन मिलेगा. फिगर्स चेंज करके कुछ क्वेश्चंस के फिगर सेम भी होते हैं. जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, ये पीवाईक्यूज आरटीपीज एमटीपीज को पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद एक साथ एक एक करके सॉल्व करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत स्ट्रेटेजी है, बिकॉज फिर लास्ट में जाकर आप ओवरबर्डन हो जाओगे एंड उस चक्कर में आप इनमें से किसी को भी सॉल्व नहीं करोगे. तो बेस्ट स्ट्रेटेजी इज, द बेस्ट एंड द ओनली करेक्ट स्ट्रेटेजी इज with the chapter you keep solving PYQs, MTPs and RTPs with the chapter. तो जैसे जैसे अपना चैप्टर होते जा रहा है हर एक चैप्टर का अपने को हर एक चैप्टर का क्वेश्चंस फ्रॉम PYQs, RTPs एंड MTPs को साथ साथ चैप्टर के साथ साथ सॉल्व करना है. ये रेगुलरिटी अपने को, ये डिसिप्लिन अपने को मेंटेन करना है, मेरा गारंटीड है. देखो लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहे हैं, तो आप रिकॉर्डिंग भी मेरे को फिर बाद में शो कर सकते हो कि सर आपने कहा था ऐसा. मैं कह रहा हूं कि अगर अपने ये उसको फॉलो करते हैं, विच इज द ओनली करेक्ट स्ट्रेटेजी, कि अपने साथ साथ चैप्टर के साथ साथ पीवाईक्यूज एमटीपीज आरटीपीज को सॉल्व करें, तो आपको एग्जाम में 80 to 85% क्वेश्चंस मैच मिलेगा, फिगर्स को चेंज करके. कुछ क्वेश्चंस का फिगर्स भी सेम रहेगा, राइट. तो ये आपका होम टास्क है. आई सपोज होम टास्क आपको बिल्कुल क्लियर है. कोई भी डाउट होगा तो मेरे को बोलना जरूर, पूछना. एंड नेक्स्ट, जिन लोग सीए में भी साथ में कर रहे हैं, इट इज बट ऑब्वियस कि आप लोग समझ गया होगा, आपको सीएमए के स्टडी मटेरियल का एमसीक्यूज को सॉल्व करना है फ्रॉम दिस चैप्टर कैश बुक. सर सीएमए के स्टडी मटेरियल में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है, तो अगर आप उसको भी सॉल्व करते हैं तो आपके लिए और भी ज्यादा अच्छा है. बट क्योंकि हमने इधर में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, तो सीएमए के स्टडी मटेरियल से फिर से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते. आप खुद समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एक बार इधर से सॉल्व हो गए तो अपने को पूरा आइडिया लग गया है. तो अपना बट मेन काम सीएमए के स्टडी मटेरियल से एमसीक्यूज को सॉल्व करने का है, एंड अपने को टाइमर मेंटेन करना है कि अपने कितने टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं. और जो सर एमसीक्यू, एक सेकेंड, जो एमसीक्यू फर्स्ट शॉट में आपका आंसर करेक्ट हो गया तो ठीक है, और जो एमसीक्यू फर्स्ट शॉट में करेक्ट नहीं हुआ तो उसको रेड पेन या कोई भी कलर स्केच पेन से सर्कल करके रख देना कि ये वाला एमसीक्यू मेरा फर्स्ट शॉट में करेक्ट नहीं हुआ था. फिर जब आप सेकेंड टाइम रिवीजन करोगे तो आप सिर्फ सर्कल्ड एमसीक्यूज को ही रिवाइज करोगे, तो इससे हमारा टाइम सेव होगा. यस बेटा, अब बोलो. सर कैश बुक का एक क्वेश्चन सॉल्व करने में मैक्सिमम कितना टाइम लगना चाहिए? ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द क्वेश्चन, बट
जो मटेरियल में क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने में मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स, 10 मिनट्स पकड़ के चलो, नॉट मोर देन दैट। बट अगर Yes, 15 मिनट्स भी हो जाता है तो नेक्स्ट अपने को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करना है, 10 मिनट्स का टारगेट लेकर कैश बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये सब छोटे छोटे स्ट्रेटेजीज को सॉल्व करोगे तो आप जाकर, मेरा गारंटी है, मैं फिर से बोल रहा, गारंटीड है कि सीए और सीएमए दोनों एग्जाम पास होगा ही होगा। ये गारंटीड है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है, ऑन है रिकॉर्डिंग, गारंटीड है, पास इज कंफर्म्ड with good marks. Okay. yes, sir. So, okay. So with this we come to an end of today's discussion. आज के लिए इतना ही। समझ में आज का क्लास क्लियर है? Yes. चलो देन, बाय फॉर टुडे। बाय।